हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल क्रिकेट टॉक विद सुमित पे, जहां पर हम क्रिकेट की एक इन डेप्थ एनालिसिस करते हैं और अपनी एक व्यू पॉइंट रखते हैं जो भी गतिविधियां क्रिकेट फील्ड पर हो रही होती हैं या फिर क्रिकेट फील्ड के बाहर हो रही होती है। तो आज का दो मैच खेला जाना था आपका, एक इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका का और पाकिस्तान वर्सेस इंग्लैंड का, जो उनकी ऑनगोइंग सीरीज चल रही है, जो कि 5th T20 थी आज। और इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका की फर्स्ट T20 थी। इंडिया ने बहुत ही अच्छा, इंडिया और पाकिस्तान दोनों ने बहुत अच्छा खेल का प्रदर्शन करा कर किया है यहाँ पर, और दोनों ही टीमें अपने अपने मैचेस जीते हैं। यहाँ एक तरफ इंडिया 1-0 से इस सीरीज को आगे हो गया है 3 T20 का ये सीरीज है। वहीं दूसरी ओर पाकिस्तान 3-2 से अब आगे हो गया है टोटल 7 मैचों की ये T20 सीरीज में। तो दोनों दोनों मैचों का हम लेखा जोखा रखेंगे, दोनों मैचों का हम आकलन करेंगे। सबसे पहले हम इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका की बात करते हैं, जहां पे टॉस रोहित शर्मा ने जीता और बिल्कुल भी ग्रीन टॉप विकेट पर साउथ अफ्रीका को आमंत्रण किया खेलने के लिए। लेकिन जो स्टार्टिंग की जो फर्स्ट इनिशियल बर्स्ट थी, जो दीपक चहर और अर्शदीप ने किया, वो देख करके लगा कि इंडियन टीम के पास अभी भी आपके पास रेगुलर स्विंग बॉलर्स मौजूद हैं भुवनेश्वर के एब्सेंस में, और भुवनेश्वर को रिप्लेस करने के लिए ये दोनों पूरी सलाहियत रखते हैं और पूरा इनके पास दमखम है कि वो भुवनेश्वर कुमार को रिप्लेस कर सकते हैं। भुवनेश्वर कुमार मेरे को कहीं ना कहीं वीक लिंक नजर आते हैं अभी तक, जितने भी मैचेस वो खेले हैं या जितने भी वो मैचेस अभी तक वो उन्होंने शिरकत किया है। तो स्टार्टिंग में टेम्बा बावुमा का विकेट जो निकाला दीपक चहर ने, मतलब स्टार्टिंग मतलब बिल्कुल प्लान के अकॉर्डिंग उन्होंने विकेट निकाला। चार अवे स्विंगर्स किया उन्होंने, और फिर लास्ट बॉल पर इन डीपर और इन स्विंगिंग किया, जिसमें बावुमा बिल्कुल लेट हो गए। और स्विंग खेलने की जो टेक्निक होती है ना, वो आज साउथ अफ्रीकन टीम में बहुत कमी नजर आई मुझे, क्योंकि वो बॉल को अपने पास आने नहीं दे रहे थे। वो पहले ही कमिट कर जा रहे थे शॉट के लिए, चाहे वो बाबूमा हो, चाहे वो आपके रायली रूसो हो, चाहे आपके डेविड मिलर हो। ये जितने भी बैट्समैन आउट हुए हैं आज, ये सारे के सारे इसी फैशन में आउट हुए हैं कि बॉल को वो पहले ही कमिट कर जा रहे थे। शॉट्स पहले ही अपना मतलब मन बना लिए थे कि मेरे को आज कवर ड्राइव खेलना है या मेरे को अवे शॉट्स ही खेलने हैं, और बॉल जैक बैक इन हुआ और या तो स्टंप्स पे या तो फिर कीपर कैच रायली रूसो का जो हुआ। तो टेमो बाबूमा यहाँ पर आउट हुए। टेमो बाबूमा आउट होने के बाद आपके अगले ही ओवर में आपके अर्शदीप ने 3 विकेट उस ओवर में निकाले, और सबसे पहले तो डिकॉक को आउट किया। डिकॉक का थोड़ा अनलकी रहे कि इनसाइड एज लग करके प्ले डाउन हो गए वो, लेकिन वहां पर वो भी बॉल जो था ना, वो मतलब ऊपर नीचे वेरिएबल बाउंस हो करके आ रहा था, इसलिए समझ में नहीं आ रहा था कि वहां पर ऊपर से खेलें या ऑन द राइज खेलें या फिर नीचे से उसको टाइमिंग करें। लेकिन जो आज की पिच थी ना, वो पिच जो थी वो पूरा टाइमिंग के हिसाब से पिच थी कि जो स्वीट टाइम करेगा वही इस पे स्कोर कर सकता है। जिस तरह से आप मार्करम का बैटिंग देखिए, वो कमिट नहीं कर रहा था, वो बॉल को पहले आने दे रहा था और आने के बाद वो अपने शॉट्स खेल रहा था। और यहाँ पे जो बाउंड्रीज लगानी थी ना, वो टाइमिंग से लगानी थी। आप हार्ड हिटिंग करके बाउंड्रीज लगाने जाओगे तो वो नहीं लगेगी। तो यहाँ पर आपका फर्स्ट सेकंड विकेट आपका डिकॉक आउट होता है। उसी ओवर में 2 विकेट और गिरते हैं। पहले तो रायली रूसो आउट होते हैं, जो कि अर्शदीप ने उनको अवे स्विंगर किया, और अवे स्विंगर के वो ड्राइव लगाने के चक्कर में थोड़ा सा लेट हो गए, और मेरे ख्याल से लेट जज किया या लेट पिक किया उस शॉट को, और वो थोड़ा सा लेट होने की वजह से बॉल बैट का आउटर एज लिया और कीपर के पास चली गई, जिसकी वजह से इंडिया को तीसरी इंपॉर्टेंट विकेट मिली उस जगह पे। और उसके बाद अगली बॉल पर आपके डेविड मिलर, जो कि पिछले सीरीज में कैप्टन भी थे, उन्होंने अपना कमिट शॉट को जो था वो गलत तरीके से खेला और पहले ही बल्ला आगे फेंक दिया, जिसकी वजह से एक बैट एंड पैड के बीच में गैप क्रिएट हुआ, और उसी गैप का फायदा उठाते हुए अर्शदीप ने बॉल को विकेट में दे मारा, और वहां पर इंडिया को चौथी विकेट मिली। इसके बाद फिर अगली ओवर में आपके क्रिस्टियन स्टब्स, जो कि बहुत ही पावरफुल, स्ट्रांग और हिटर माने जान रहे हैं और एक उभरता हुआ सितारा नजर आते हैं साउथ अफ्रीका के, वो भी फर्स्ट बॉल को कट करने के चक्कर में टॉप एज लगा और थर्ड मैन के ओर बॉल स्ट्रेट खड़ा हो गया। वहां पर अर्शदीप ने बहुत ही कमाल का कैच लिया, और वहां पर साउथ अफ्रीका की आधी से ज़्यादा पारी वहां पर समाप्त हो गई। उसके बाद साउथ अफ्रीका ने जो टीम पिक किया था, उसमें ज़्यादा बैट्समैन नहीं रखे थे उन्होंने। उसके बाद फिर ऑलराउंडर शुरू होते हैं यहाँ से। तो पहले तो वेन पार्नेल आते हैं। वेन पार्नेल ने
मार्करम का साथ निभाने की कोशिश जरूर की, लेकिन रन्स इतने कम बने थे, स्कोर इतना कम हुआ था कि प्रेशर उनके ऊपर आते चला गया और फिर मार्करम ने अपना टेम्पो लूज किया और अपना विकेट थ्रो अवे करके आगे की ओर बढ़ गए। उसके बाद आपके साउथ अफ्रीका को वहां पर संभलने का मौका नहीं मिला और बिल्कुल पूरी टीम 107 रन पर ढेर हो गई। स्पेयर पार्ट ऑफ मार्करम, वेन पार्नेल और केशव महाराज, इन तीनों के अलावा किसी ने कोई स्कोर नहीं किया। मतलब मैं बात करूं तो 107 में 90-95 रन इन तीनों ने मिल करके किया है और बाकी सारा जो ये बचता है आपका 10-12 रन, ये सारे के सारे आपके जो 6 या 7 बल्लेबाज थे उन्होंने मिल करके किया है। तो साउथ अफ्रीका ने बहुत ही लो टोटल चेस करने के लिए दिया इंडियन टीम को। इस स्ट्रॉन्ग इंडियन टीम को देखते हुए ये टोटल कुछ भी नहीं था, जस्ट ए मैटर ऑफ टाइम कि एक कोई खड़ा हो जाएगा और रन बन जाएंगे। लेकिन जिस तरीके से चैलेंज इंडियन बॉलर्स ने पुट की थी, वो चैलेंज साउथ अफ्रीका के बॉलर्स भी कर सकते थे, क्योंकि साउथ अफ्रीका के पास भी बहुत ही तगड़ी बॉलिंग लाइन अटैक थी। ऑनरेक नोकिया, उसके बाद कगिसो रबाडा थे, वेन पार्नेल थे उनके पास, उसके बाद केशव महाराज और आपके तबरेज शमसी, ये सारे लोग मौजूद थे टीम में और इन्होंने एक से बढ़कर के एक बॉलिंग यूनिट जो है इनकी बहुत स्ट्रांग बॉलिंग यूनिट थी। लेकिन रोहित शर्मा के पहले विकेट गिरने के बाद और फिर विराट कोहली के आउट होने के बाद सूर्य कुमार यादव आते हैं और सूर्य कुमार यादव ने एक अपने अथॉरिटी शो की कि एक हाफ सेंचुरी भी उसमें वो लगाया उन्होंने 35-36 बॉलों पर, और केएल राहुल दोनों ने सूझबूझ परी वाली पारी खेली और टीम का भी कॉन्फिडेंस बढ़ाया और अपना भी खुद का कॉन्फिडेंस बढ़ाया कि अगर स्ट्रांग बॉलिंग ओपोनेंट है तब भी हम लोग कोलैप्स नहीं करेंगे और जो स्कोर है उसको हम इजीली चेस डाउन कर लेंगे। तो इंडिया ने 15 to 16 ओवर्स के बीच में ये स्कोर चेस कर लिया और 8 विकेटों से ये मैच को जीत करके इस सीरीज में 1-0 की लीड ले ली है। लेकिन जो एरिया ऑफ कंसर्न मुझे अभी भी नजर आ रहा है कि डेथ बॉलिंग को लेकर के, मतलब आज तो साउथ अफ्रीका के जो मेन प्लेयर थे वो सारे पावर प्ले में ही आउट हो गए। वेन पार्नेल मतलब 5th ओवर में बैटिंग करने आ रहे हैं, तो इससे आप आंकड़े लगा सकते हैं कि साउथ अफ्रीका की क्या स्थिति होगी। लेकिन पावर जो उनकी डेथ बॉलिंग की कंसर्न वो अभी भी है, क्योंकि आज भी 19वें ओवर मतलब 107 रन के स्कोर में भी 19वें ओवर में 17 रन पड़े हैं। आप 17 रन अगर निकाल देते हैं 19वें ओवर पे, इंडिया का लगता है बैड लक चल रहा है कि 19वें ओवर में जो स्ट्रांग बॉलिंग होनी चाहिए, जो फिनिश होना चाहिए, वो हो नहीं रहा है। आज अर्शदीप ने, मतलब अर्शदीप की मैं बात करूं तो स्टार्टिंग के जो 3 ओवर थे उसमें सिर्फ उन्होंने 10 रन दिए थे। उसके बाद जो स्टार्टिंग के जो 2 ओवर थे उसमें उसने सिर्फ 10 रन दिए थे। बाकी के जो लास्ट के 2 ओवर थे उसमें उन्होंने ऑलमोस्ट 22 रन दिया और उसमें से 22 रन में से भी आपका 17 रन तो लास्ट ओवर में था जो 19वें ओवर में गया था। तो यहाँ पर कंसर्न है इंडिया की, उनको सुधारना पड़ेगा। कौन होंगे? अब तो जसप्रीत बुमराह भी अब आ चुके हैं, लेकिन जसप्रीत बुमराह का नहीं खेलना ये भी एक सेटबैक है इंडिया के लिए, क्योंकि अभी भी वो कप्तान रोहित शर्मा ये बोल रहे हैं कि उनको निगल है, और निगल अगर है, अगर आप अभी इंजुरी से आ रहे हो और निगल अभी भी आप शो कर रहे हो, दैट मीन्स यू आर नॉट 100% फुल्ली फिट। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं टीम मैनेजमेंट, हो सकता है जसप्रीत बुमराह आने वाले समय पे टीम इंडिया को एक तगड़ा धोखा भी दे सकते हैं, झटका भी दे सकते हैं कि इंडियन टीम प्रिपेयर्ड है कि जसप्रीत बुमराह हमारे साथ हैं और अचानक से उनका नाम चला जाता है इंजरी लिस्ट में, तो फिर बहुत दिक्कत होगी इंडियन टीम को ये वर्ल्ड कप को जीतने में। क्योंकि हो ना हो, जसप्रीत बुमराह यू वांट इट फॉर एनी बिग और मेगा इवेंट्स लाइक वर्ल्ड कप, तभी आपका वहां पर रोल साबित होगा और तभी आपके प्लेयर्स को एक अच्छा मौका मिलेगा कि पार्टिसिपेट करने का भी और compete करने का भी। वरना जसप्रीत बुमराह के बिना ये टीम बॉलिंग में मार खा जाएगी और कोई कितने भी रन ये बना ले, ये इजिली चेज डाउन करवा देंगे। क्योंकि जसप्रीत बुमराह, उसके बाद आपके अक्षर पटेल, ये सब लग्जरी देते हैं आपको कि हाँ हम 4 ओवर में 25 रन से ज़्यादा नहीं देंगे। तो इनके अगर 4-4 ओवर आप मिला लेते हो 8 ओवर में, तो 8 ओवर में 50 रन जाते हैं, तो बाकी के रन आपको 12 ओवर में बनाने पड़ेंगे। तो वो चाहे 12 ओवर में आप 120 रन बनाने पड़े, 130 रन बनाने पड़े, वो टफ होता है। उसमें से भी अक्षर पटेल और आपके जसप्रीत बुमराह ने 2-3 विकेट निकाल लिए, तो फिर विकेट का भी मसला हो सकता है और फिर बहुत चैलेंज हो जाती है T20 में स्कोर करना। तो इंडिया का भी जो बॉलिंग यूनिट है थोड़ा बहुत मेरे को रिलैक्स लगा जा रहा है पावर प्ले में कि दीपक चाहर के आने से,
क्योंकि जसप्रीत बुमराह भुवनेश्वर कुमार आज अवेलेबल नहीं थे और उनके एब्सेंस में दीपक चहर ने बहुत ही अच्छी बॉलिंग की, टीम को ऊपर लेकर गए और कहीं भी ये कमी महसूस नहीं की होने दी कि ना ही बुमराह और ना ही जसप्रीत बुमराह और ना ही भुवनेश्वर कुमार इस मैच को खेल रहे हैं। मतलब लीड किया उन्होंने और हर ओवर में विकेट निकालते ही चले गए, चाहे वो पहला ओवर हो चाहे वो तीसरा ओवर हो। तो यहाँ पर टीम मैनेजमेंट को 2-3 चीज़ों पे कंसर्न है, उनको सोचना पड़ेगा इस मैटर पे। जैसा कि आपको हार्दिक पांड्या जैसे अगर अभी अवेलेबल नहीं है, लेकिन आने वाले समय में अगर अवेलेबल हो जाते हैं तो फिर सवाल वही है कि ऋषभ पंत या फिर दिनेश कार्तिक, इसका आपको सॉल्यूशन निकालना पड़ेगा। मेरे हिसाब से तो दिनेश कार्तिक के ही ऊपर जाना चाहिए, क्योंकि जिसका भी रोल डिफाइंड होता है वो प्लेयर हमेशा अच्छा परफॉर्मेंस करता है। बट देखा यह जा रहा है कि जब भी ऋषभ पंत खेल रहे हैं उस मैच में कीपिंग भी वही कर रहे हैं। मेरा ये कहना है कि अगर कि आप उसको एज ए प्लेयर खिलाइए, कीपर आप दिनेश कार्तिक को रहने दीजिए, क्योंकि जितना दिनेश कार्तिक विकेट कीपिंग करेंगे उतना वो फोकस्ड होंगे और उतना वो अच्छे से काम अपना कर सकेंगे। और क्रूशियल मोमेंट पे या क्रूशियल टाइम पे जहाँ पे स्टंपिंग करने की जरूरत हो या जहाँ पर आपको विकेट लेने की जरूरत हो, बड़े कैच पकड़ने की जरूरत हो, वहाँ पर दिनेश कार्तिक अपनी कार्यकर्ती दिखा सके। तो ये तो बात हुई आपकी इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया के मैच में। उसके बाद जो नेक्स्ट मैच था वो पाकिस्तान वर्सेस इंग्लैंड का मैच था। इंग्लैंड पता नहीं क्या कर रही है क्या नहीं कर रही, लेकिन लास्ट के जो 2-3 मैचेस है ना, वो इंग्लैंड बिल्कुल जीती हुई थी। ये आज का भी मैच इंग्लैंड का ही मैच था, लेकिन पता नहीं मोइन अली की खराब कैप्टनसी बोल सकते हैं, या फिर जो प्लेयर्स की इनएक्सपीरियंस बोल सकते हैं, या फिर पाकिस्तान की एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बॉलिंग बोल सकते हैं, वही मैच को जिता रही है। क्योंकि पाकिस्तान की बैटिंग हो नहीं रही है, चाहे वो आपका मतलब सेकंड T20I को छोड़ करके जिसमें उन्होंने 10 विकेट से मैच को जीता था, उसके बाद से जो उनकी बैटिंग है वो उस तरीके से खुल के नजर नहीं आ रही है। मतलब कि जितना उनको स्टार्ट मिल रहा है उस तरीके का वो फिनिश नहीं कर पा रहे हैं। मैंने अपने पुराने वीडियोस में भी यही कहा है कि पाकिस्तान नीड टू लर्न हाउ टू फिनिश द इनिंग्स, क्योंकि जब आप 8-9 रन रेट की गति से खेल रहे हैं उसके बाद फिर आप ये नहीं हो सकता कि 7.5 के रन रेट पे आप फिनिश कर रहे हो मैच। आपको अगर 8 8.5 ले चल रहे हो तो फिनिश करते करते वो इनिंग के 10 10.5 11 पे पहुंचने चाहिए, तब वो फायदा है आपको, और वो तब वो आपको ये हासिल करेगा। लेकिन आज का मैच ऑलमोस्ट बाबर आजम ने अपनी कैप्टनसी ब्लंडर से हरवा दिया था, लेकिन हेड्स ऑफ टू आमिर जमाल, जिन्होंने अपने आप को कूल एंड काम एंड कंपोज रखा उस सिचुएशन में भी, और जहां पे 14-15 रन डिफेंड करने थे वहां पर उन्होंने मोइन अली जैसे बैट्समैन को बिल्कुल बांध कर रखा। एक आध छक्के पड़े उनके ओवर में, 1-2 डबल्स भी गए, लेकिन आमिर जमाल लुक्स वेरी कंफर्टेबल वाइल डिफेंडिंग दिस स्कोर। कहीं पे भी वो प्रेशर में नजर नहीं आ रहे थे। और आपके जो बॉलर्स हैं, स्पेशली स्पिनर्स ने आज जबरदस्त बॉलिंग की है। तीनों स्पिनर्स ने आपके, चाहे वो नवाज हो, चाहे वो आपके शादाब खान हो, चाहे वो इफ्तिकार अहमद हो। इफ्तिकार ने भी 4 ओवर में 15-16 रन से ज़्यादा नहीं दिया, शादाब ने भी 4 ओवर में 20-21 रन ही दिए। तो पूरे के पूरा इंग्लैंड को इन्होंने पूरा बांध कर रखा हुआ था, कस कर रखा हुआ था। और मोइन अली तो ऐसा लग रहा था यार कि वो जीतने के लिए नहीं खेल रहे हैं। मतलब 19वें ओवर तक आप लेकर के जा रहे हो, वहां पे भी आप 2 ओवर में, लास्ट 2 ओवर में आपको 28-29 रन चाहिए, उसके बाद आप अपने आप को बैक कर रहे हो। तो ये कहीं ना कहीं गलती कर रहे हो आप। आपको यहाँ पे कैप्टेंसी का रूप में ये करना था कि आप वहां पर खड़े रहते और आप दूसरे उसको उनको बोलते आप चार्ज करो, चाहे वो आपके क्रिस वोक्स हो, चाहे वो आपके विली हो, चाहे वो आपके सैम करन हो। आपको वहां पे खड़े रहना था और उनसे चार्ज करवाना था कि अगर वो विकेट भी लूज कर जाते तो चलो मेरे पास नीचे टेल एंडर हैं जिनके सहारे मैं बैटिंग कर सकता हूँ, चाहे वो आपके सैम करन हो, चाहे आपके ब्रूक्स हो, चाहे कोई भी हो। तो ये टोटली मोइन अली, मतलब मुझे समझ में नहीं आया कि मोइन अली की स्ट्रैटेजी क्या है या करना क्या चाह रहे हो। जब आपके पास इतने अच्छे बॉलिंग, जब आपके पास, एक तो आप जान रहे हो कि मेरे पास टीम अच्छी नहीं है बैटिंग वाइज, तो बॉलिंग आप पूरी प्रॉपर खिलाओ ना यार। किसी मैच में आप वोक्स को ले आते हो, किसी में टोपली को ले आते हो, किसी में आप वुड को ले आते हो, किसी में आप ओली स्टोन को ले आते हो, तो किसी मैच में आप किसी और को ले आ रहे हो। आप अपने 4 सेट ऑफ बॉलर्स को खिलाओ, 5 में आपके आदिल रशीद होंगे। चारों पेसर में आपके, मैं बता देता हूं, आपके वुड को ले लीजिए, टॉपली को ले लीजिए, सैम करन या डेविड विली में से एक को लीजिए, क्योंकि दोनों एक ही टाइप के सिमिलर बॉलर हैं मुझे नजर आते हैं, उनको ले लीजिए। क्रिस वोक्स को ले लीजिए। 4 आपके तगड़े बॉलर हो गए, 5 में आपके आदिल रशीद है, 6वें आपके मोइन अली हैं।
इस पिच पर आपको रन बनाना पाकिस्तान को मुश्किल हो जाता। अगर मार्क वुड की जो स्पेशल स्ट्रेंथ है, जो उसकी पेस एंड बाउंस है, उस पर आज पाकिस्तान के पास किसी बैट्समैन का किसी पास जवाब नहीं था। अगेन रिजवान ने अपने लिए सिर्फ सेल्फिश इनिंग खेली और ठीक है टीम का टोटल उन्होंने 145 तक पहुंचा दिया, एक फाइटिंग टोटल दे दी, लेकिन इस तरीके से बड़े बड़े जब इंग्लैंड फुल स्ट्रेंथ होगी ना, आप नहीं ये अब सरवाइव नहीं कर पाओगे। और फिर उस समय फैंस का दिल टूटेगा, क्योंकि वो आज देख लिए हैं, आज वो खुश है कि भाई हमारी टीम तो जीत गई, हमारी टीम ये कर सकती है वो कर सकती है, लेकिन जब बड़े लोग आएंगे ना तो यहां पर आप नहीं जीत पाओगे 145 156 पे, चाहे वो कैसे भी पिच पे हो। तो यहां पे आपको एक एक चीज देख दाख करके खेलनी पड़ेगी। सबसे बड़ा ब्लंडर तो आपने ये किया कि जब मोहम्मद नवाज इतनी अच्छी बॉलिंग कर रहे थे, 2 ओवर में 9 या 8 रन दिया था उन्होंने, उसको और कंटिन्यू कराते हैं ना यार, उसको बीच में लेकर के आते। जब स्पिनर से पाकिस्तान पूरे इंग्लैंड पूरा बंधा हुआ था तो आपको उसी को प्रेशर एक्सर्ट करना था। यहाँ पे बाबर आजम के, मैं इसलिए बोलता बाबर आजम इज नॉट ए कैप्टनसी मटेरियल, वो लक चल रहा है इसलिए जीत रहे हैं वो। ही इज ए प्लेयर, एज ए प्लेयर ही इज वेरी गुड प्लेयर, टैलेंटेड प्लेयर। मैं ये नहीं बोलता कि कोहली है वो और कोहली से अच्छा ये अच्छा नहीं है, वो कोहली से अच्छा, बट ही इज अ गुड प्रॉस्पेक्ट, अपकमिंग बैट्समैन, यंग टैलेंट, उसको मौका देंगे तो वो फ्लरिश करेगा। हो सकता है वो नेक्स्ट अलग ही लेवल का प्लेयर बन जाए। यार पाकिस्तान में कोई दूसरा जावेद जावेद नहीं आया, कोई दूसरा इंजमाम नहीं आया, कोई दूसरा सलीम मलिक नहीं आया, कोई दूसरा आपके कोई भी नहीं आया यार। सबका अपना अलग अलग आइडेंटिटी, सबका एक अलग अलग इंडिविजुअल है। तो मत खोजिए कि हम नेक्स्ट बाबर आजम, नेक्स्ट ये लेकर आएंगे, नेक्स्ट इंजमाम मिल गए हैं, ये सब नेक्स्ट विराट कोहली है, ये है वो, कोई नहीं यार। आप अपना एक अपना खुद का क्रिएट करो। विराट कोहली कभी भी ये नहीं आया कि मैं सचिन तेंदुलकर हूं, मुझे विराट कोहली बनना है, बस काम खत्म यार। मेरा एक अलग स्टैंडर्ड है, मेरा एक अलग विजुअलाइजेशन है, चीजों को देखने का पर्सपेक्टिव अलग है। तो बाबर आजम को उसी तरीके से सोचना पड़ेगा। अपनी कमजोरियों पे वर्कआउट करिए। आप बार बार एक्सपोज हो रहे हो शॉर्ट बॉल के अगेंस्ट में। सेकेंड टाइम मार्क वुड ने आपको शॉर्ट बॉल पर आउट किया है, वो भी पाकिस्तान जैसे जगह पर। तो सोचिए वो क्या हाल कर सकता है इंग्लैंड, जहां पे बाउंसी विकेट ट्रैक होंगी। बाकी बैट्समैन जो बाकी जो बॉलर है 130 135 वाले, वो भी बाउंसी पिच पर आपको आपका जीना हराम कर सकते हैं। तो प्लीज आप अपने 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 वीक लिंक्स पर काम करिए, ताकि आप और अच्छे से रन बना सके, बड़े रन बना सके। कितना कंफर्टेबल आज शहदाब आया और छक्का मार, भले वो रन आउट हो गए। 2 बैट्समैन 3 बैट्समैन तो पाकिस्तान के पता नहीं मतलब क्या फूक कर आते हैं यार। ये लोग समझ में नहीं आता कि इनको रन किस जगह लेना है कि अरे 1 रन से क्या हो जाएगा फिर टीम का। वहां पर आपका सीनियर पार्टनर खेल रहा है ऑलरेडी रिजवान, तो क्या जरूरत आपको चौके छक्के और हीरो बनने का और डबल लेने का। वहां यही यही चीजें कैप्टनसी के मैं बोलता हूं। जब आप कोई बड़ा प्लेयर सीनियर प्लेयर खेल रहा है, उसको और खिलाइए, उसको मौका दीजिए। अगर मौका नहीं देंगे तो यही टोटल होगा 140 130। आज तो नीचे लोअर डाउन द ऑर्डर में आपके हारिस रऊफ और आपके मोहम्मद नवाज सॉरी मोहम्मद वसीम जूनियर ने कुछ रन बना दिए, 10 12 15 रन, वरना ये रन भी लाले पड़ते और 130 135 पे आप पैक थे। उसके बाद आप कैलकुलेट कर लीजिए अभी अभी इंग्लैंड की हार और अपनी जीत के बीच में। बहुत सोच समझ करके आपको सीखना पड़ेगा, बहुत जल्द सीखना पड़ेगा आपको, नहीं तो वर्ल्ड क्रिकेट में कोई जगह नहीं है। आप अभी अपने कंट्री में खेल रहे हो, इसीलिए आप जीत रहे हो। जब आप टूर करोगे, ट्रैवल करोगे ना, वहां कोई मौका नहीं देने वाला, और वहां पर आपको कोई कमजोर टीम भी नहीं मिलेगी, सभी अपने फुल स्ट्रेंथ खिलाएंगे। मैं बार बार बोल रहा हूं कि अपने कमजोर लिंक पर, अपने अपने वीक पॉइंट्स पर वर्क करिए। और इफ्तिकार अहमद को मौका दो यार, वो चीख चीख करके बोल रहा है कि आई एम योर 3rd नंबर और 4th नंबर बैट्समैन, ट्रस्ट करो उसके ऊपर। शोएब मलिक जब क्रिकेट खेलने आए थे तो शोएब मलिक क्या बैट्समैन थे क्या? वो एज ए बॉलर पिक हुए थे यार, और नंबर 9 10 पर बैटिंग करते थे। इंप्रूव करते 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 वो बैट्समैन बन गया।
वैसे ही इफ्तिकार का मुझे नजर आता है यार कि हिटर, बट उसके पास दिमाग है यार, वो सिंगल डबल खेलना जानता है और बीच में एक ऑड इवन बाउंड्री भी लगाता रहता है जिससे प्रेशर इज ऑफ हो। जितना आप इन्वेस्टमेंट आप खुशदिल साहब पर कर रहे हो, उतना ही इन्वेस्टमेंट आप इस पे करोगे इफ्तिकार अहमद पर, तो ये आपको बहुत अच्छा एसेट निकल कर आएगा यार। ये बॉलिंग से भी और बैटिंग से भी आपको मैच जिताता है। कितना फाइन बॉलिंग किया आज उसने 4 ओवर में 15 रन देकर के। और क्या और क्या डिमांड कर रहे हो ऐसे प्लेयर से। चलिए, ये तो आज का हमारा रिएक्शन था कि मैच में जो हुआ, एक अच्छी से हम टेक्निकल एनालिसिस कल लेकर के आएंगे जहां पर हम पूरी डिटेल में बात करेंगे कि इंडियन टीम ने क्या मिस्टेक्स की है, साउथ अफ्रीकन टीम ने क्या मिस्टेक की है, और पाकिस्तान और इंग्लैंड आगे के मैचों के लिए क्या बेहतर कर सकते हैं। तब तक अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए। मिलते हैं कल एक नए एपिसोड में। जय हिंद, वंदे मातरम, जय भारत।